दोनों पुरुषों में से केवल एक ने ही उस यौन उत्तेजना को पहचाना जो दुबली पतली लड़की में ज्वार की तरह उठ रही थी, जो दोपहर के भोजन के बाद भी मेज के चारों ओर मंडराती रही। सबसे पहले बेबी कोचम्मा ने फादर मुलिगन को साप्ताहिक प्रदर्शनियों के साथ बहकाने की कोशिश की। हर गुरुवार की सुबह, जब फादर मुलिगन आने वाले होते, बेबी कोचम्मा एक गरीब गांव के बच्चे को कुएं पर लाल कठोर साबुन से नहलाती जिससे उसकी उभरी हुई पसलियां चोटिल हो जाती। बेबी कोचम्मा उसे देखते ही पुकारती, सुप्रभात पिता। उसके होठों पर एक मुस्कान होती जो उस दुबले पतले बच्चे की साबुन से फिसलती हुई बाह पर उसकी पकड़ को पूरी तरह से झुठला देती। फादर मुलिगन रुकते और अपना छाता मोड़ते हुए कहते, सुप्रभात बेबी। बेबी कोचम्मा कहती, पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 10, श्लोक 23 में लिखा है, सब कुछ मेरे लिए वैध है, लेकिन सब कुछ उचित नहीं है, पिता। सब कुछ उसके लिए वैध कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चीजें उसके लिए वैध हैं। लेकिन, फादर मुलिगन उस आकर्षक युवा लड़की में जो भावना जगाते थे, उससे न केवल खुश थे, बल्कि कांपते। चूमने लायक मुंह और धधकती, कोयले जैसी काली आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थीं। क्योंकि वह भी युवा थे। और शायद पूरी तरह से अनजान नहीं थे कि जिस गंभीर स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने उसकी झूठी बाइबल संबंधी शंकाओं को दूर किया, वह उनकी चमकदार पन्ना जैसी आंखों में दिखाए गए रोमांचकारी वादे से बिल्कुल अलग था। हर गुरुवार को, निर्दयी दोपहर के सूरज से निडर होकर, वे कुएं के पास खड़े होते थे। युवा लड़की और निडर जेसुइट, दोनों ही गैर ईसाई जुनून से कांप रहे थे। एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करना। अक्सर, उनकी बातचीत के बीच में, वह बदकिस्मत साबुन वाला बच्चा जिसे जबरदस्ती नहलाया जा रहा था, किसी तरह खिसक जाता और फादर मुलिगन अपने होश में आते और कहते, बैकवोट ओह। सर्दी लगने से पहले ही उसे पकड़ लेना बेहतर होगा। फिर वे अपना छाता खोलते और चॉकलेटी लबादे और आरामदायक सैंडल पहनकर चले जाते। जैसे कोई ऊंचे कदमों वाला ऊंट किसी अपॉइंटमेंट पर हो। उन्होंने बेबी कोचम्मा के दुखते दिल को पट्टे पर बांध रखा था, जो उनके पीछे टकरा रहा था। पत्तियों और छोटे पत्थरों पर लड़खड़ा रहा था। चोटिल और लगभग टूटा हुआ। पूरा 1 साल गुरुवार बीत गया। आखिरकार फादर मुलिगन के मद्रास लौटने का समय आ गया। चूंकि दान से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था, इसलिए व्याकुल बेबी कोचम्मा ने अपनी सारी उम्मीदें आस्था पर लगा दी। एक जिद्दी एकनिष्ठता, जो उन दिनों एक युवा लड़की में शारीरिक विकृति के समान ही बुरा माना जाता था। शायद खरगोश जैसा होंठ या क्लबफुट। बेबी कोचम्मा ने अपने पिता की इच्छा की अवहेलना की और रोमन कैथोलिक बन गई। वेटिकन से विशेष छूट के साथ। उसने अपनी प्रतिज्ञा ली और एक प्रशिक्षु नौसिखिया के रूप में मद्रास में एक कॉन्वेंट में प्रवेश किया। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह यह उसे फादर मुलिगन के साथ रहने का वैध अवसर प्रदान करेगा। उसने उन्हें एक साथ भारी मखमली पर्दों वाले अंधेरे कब्र के कमरों में धर्मशास्त्र पर चर्चा करते हुए चित्रित किया। वह बस यही चाहती थी। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी। बस उसके पास होना। उसकी दाढ़ी को सूंघने के लिए पर्याप्त करीब होना। उसके कसाक की मोटी बुनाई को देखना। उसे देखकर ही उससे प्यार करना। बहुत जल्दी उसे इस प्रयास की निरर्थकता का एहसास हो गया। उसने पाया कि वरिष्ठ बहनों ने पादरी और बिशपों पर बाइबल संबंधी संदेहों का एकाधिकार कर रखा है, जो उससे कहीं ज्यादा परिष्कृत है। और उसे फादर मुलिगन के करीब आने में कई साल लग सकते हैं। वह कॉन्वेंट में बेचैन और दुखी रहने लगी। उसके सिर पर लगातार खुजली होने की वजह से एक जिद्दी एलर्जी वाला दाने निकल आया। उसे लगा कि वह बाकी सभी लोगों
से कहीं बेहतर अंग्रेजी बोलती है। इससे वह पहले से कहीं ज्यादा अकेली हो गई। हमेशा पीले होते थे। कॉन्वेंट में कॉन्वेंट में शामिल होने के 1 साल के भीतर ही उसके पिता को मेल में उसके बारे में हैरान करने वाले पत्र मिलने लगे। मेरे प्यारे पापा, मैं हमारी लेडी की सेवा में स्वस्थ और खुश हूँ। लेकिन कोहिनूर दुखी और घर की याद में उदास लग रही है। मेरे प्यारे पापा, आज कोहिनूर ने दोपहर के भोजन के बाद उल्टी की और उसे बुखार हो गया। मेरे प्यारे पापा, कॉन्वेंट का खाना कोहिनूर को पसंद नहीं आता, हालांकि मुझे ये काफी पसंद है। मेरे प्यारे पापा, कोहिनूर इस बात से परेशान है कि उसका परिवार न तो उसकी भलाई को समझता है और न ही उसकी परवाह करता है। इस तथ्य के अलावा कि यह, उस समय, दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम था, रेवरेंड ई. जॉन इप को किसी अन्य कोहिनूर के बारे में पता नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक मुस्लिम नाम वाली लड़की कैथोलिक कॉन्वेंट में कैसे पहुंच गई। बेबी कोचम्मा की मां को अंततः एहसास हुआ कि कोहिनूर कोई और नहीं, बल्कि बेबी कोचम्मा ही थी। उसे याद आया कि बहुत पहले उसने बेबी कोचम्मा को उसके पिता, बेबी कोचम्मा के दादा, की वसीयत की एक प्रति दिखाई थी, जिसमें उसने अपने पोते पोतियों का वर्णन करते हुए लिखा था, मेरे पास 7 रत्न हैं, जिनमें से एक मेरा कोहिनूर है। उसने उनमें से प्रत्येक को थोड़े थोड़े पैसे और गहने दिए। कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसको अपना कोहिनूर मानता है। बेबी कोचम्मा की मां को एहसास हुआ कि बेबी कोचम्मा ने बिना किसी कारण के यह मान लिया था कि वह उसे ही चाहता था, और इतने सालों बाद कॉन्वेंट में। ये जानते हुए कि उसके सभी पत्र पोस्ट किए जाने से पहले मदर सुपीरियर द्वारा पढ़े जाते थे। उसने अपने परिवार को अपनी परेशानियों से अवगत कराने के लिए कोहिनूर को पुनर्जीवित किया। रेवरेंड इपे मद्रास गए और अपनी बेटी को कॉन्वेंट से वापस ले आए। वह जाने के लिए खुश थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह फिर से धर्म परिवर्तन नहीं करेगी और अपने बाकी दिनों में रोमन कैथोलिक बनी रही। रेवरेंड इपे को एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने अब तक एक प्रतिष्ठा बना ली थी और उसे पति मिलने की संभावना नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि चूंकि उसका कोई पति नहीं हो सकता, इसलिए उसे शिक्षा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उन्होंने अमेरिका में रोचेस्टर विश्वविद्यालय में अध्ययन के एक कोर्स में भाग लेने की व्यवस्था की। 2 साल बाद, बेबी कोचम्मा रोचेस्टर से सजावटी बागवानी में डिप्लोमा लेकर लौटी, लेकिन फादर मुलिगन से पहले से कहीं ज्यादा प्यार करती थी। वह पहले जैसी पतली, आकर्षक लड़की नहीं थी। रोचेस्टर में अपने वर्षों में, बेबी कोचम्मा बहुत बड़ी हो गई थी। वास्तव में, ये कहा जा सकता है, मोटी, यहाँ तक कि चुंगम ब्रिज के डरपोक छोटे चेलपन दर्जी ने भी उसकी साड़ी ब्लाउज के लिए बुश शर्ट की दर वसूलने पर जोर दिया, उसे चिंता से दूर रखने के लिए। उसके पिता ने बेबी कोचम्मा को एमएनएम हाउस के सामने वाले बगीचे की जिम्मेदारी सौंपी, जहां उसने एक भयंकर, कड़वा बगीचा बनाया जिसे देखने के लिए लोग कोट्टायम से आते थे। यह एक गोलाकार, ढलानदार जमीन थी, जिसके चारों ओर एक खड़ी बजरी वाली सड़क थी। बेबी कोचम्मा ने इसे बौने हेजेस, चट्टानों और गारगोयल्स के हरे भरे भूलभुलैया में बदल दिया। उसे सबसे ज्यादा पसंद आने वाला फूल एंथुरियम था, एंथुरियम एंड्राइनम। उसके पास इनका एक संग्रह था, रूब्रम, हनीमून और कई जापानी किस्में। उनके एकल रसीले स्पैत्स धब्बेदार काले से लेकर रक्त लाल और चमकदार नारंगी रंग के होते थे। उनके प्रमुख, धब्बेदार स्पैडिस हमेशा पीले होते थे,
बेबी कोचम्मा के बगीचे के बीच में, कैने और फ्लॉक्स के बिस्तरों से घिरा हुआ, एक संगमरमर का करूब एक अंतहीन चांदी के चाप में पेशाब करता है, जिसमें एक नीला कमल खिलता है। पूल के प्रत्येक कोने में गुलाबी गालों और नुकीली लाल टोपी वाला एक गुलाबी प्लास्टर ऑफ पेरिस बौना रहता था। बेबी कोचम्मा अपने दोपहर के समय अपने बगीचे में बिताती थी। साड़ी और गम बूट में, वह अपने चमकीले नारंगी बागवानी दस्ताने में हेज कैंची की एक बड़ी जोड़ी रखती थी। शेर को काबू करने वाले की तरह उसने मुड़ी हुई लताओं को काबू किया और कटीले कैक्टस को पाला। उसने बोनसाई पौधों को सीमित किया और दुर्लभ ऑर्किड को लाड़ प्यार किया। उसने मौसम पर युद्ध छेड़ दिया। उसने एडेलवाइस और चीनी अमरूद उगाने की कोशिश की। हर रात वह अपने पैरों पर असली क्रीम लगाती और अपने पैर के नाखूनों पर क्यूटिकल्स को पीछे धकेलती। हाल ही में, आधी सदी से ज्यादा समय तक लगातार, सावधानी से देखभाल करने के बाद, सजावटी बगीचे को छोड़ दिया गया था। अपने हाल पर छोड़ दिया गया, यह एक सकस की तरह गांठदार और जंगली हो गया था, जिसके जानवर अपनी चालें भूल गए थे। जिस खरपतवार को लोग कम्युनिस्ट पैचा कहते हैं, क्योंकि यह केरल में साम्यवाद की तरह ही पनपा था, ने ज्यादा विदेशी पौधों को दबा दिया। सिर्फ बेलें ही बढ़ती रहीं, लाश पर पैर के नाखूनों की तरह। वे गुलाबी प्लास्टर के बौनों के नथुने से पहुंची और उनके खोखले सिरों में खिल गईं, जिससे उन्हें आधा आश्चर्य, आधा छींक आने जैसा भाव मिला। इस अचानक, बेपरवाह डंपिंग का कारण एक नया प्यार था। बेबी कोचम्मा ने एमएनएम घर की छत पर एक डिश एंटीना लगाया था। वह अपने ड्राइंग रूम में सैटेलाइट टीवी पर दुनिया पर शासन करती थी। बेबी कोचम्मा में जो असंभव उत्साह पैदा हुआ, उसे समझना मुश्किल नहीं था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो धीरे धीरे हुआ हो। ये रातों रात हुआ। गोरे, युद्ध, अकाल, फुटबॉल, सेक्स, संगीत, तख्ता पलट, वे सभी एक ही ट्रेन में आए। उन्होंने एक साथ सामान खोला। वे एक ही होटल में रुके। और आयमैनम में, जहां कभी सबसे तेज आवाज संगीतमय बस हॉर्न हुआ करती थी, अब पूरे युद्ध, अकाल, मनोरम नरसंहार और बिल क्लिंटन को नौकरों की तरह बुलाया जा सकता था। और इसलिए, जब उसका सजावटी बगीचा मुरझा गया और मर गया, बेबी कोचम्मा ने अमेरिकी एनबीए लीग गेम, एक दिवसीय क्रिकेट और सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट देखे। सप्ताह के दिनों में वह बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और सांता बाबरा देखती थी, जहां लिपस्टिक और स्प्रे से कठोर हेयरस्टाइल वाली भांगुर गोरी लड़कियां एंड्रॉयड को लुभाती थीं और अपने यौन साम्राज्यों की रक्षा करती थीं। बेबी कोचम्मा को उनके चमकदार कपड़े और स्मार्ट, चुटीले जवाब पसंद थे। दिन के दौरान, इसके अलग अलग टुकड़े उसके पास वापस आते और उसे हंसाते। कोचू मारिया, जो कि रसोइया है, अभी भी मोटी सोने की बालियां पहनती है, जिसने उसके कानों के लोब को हमेशा के लिए विकृत कर दिया था। उसे WWF रेसलिंग मेनिया शो में मजा आता था, जहां हल्क होगन और मिस्टर परफेक्ट, जिनकी गर्दन उनके सिर से ज्यादा चौड़ी थी, चमकदार लाइक्रा लेगिंग पहनते थे और एक दूसरे को बेरहमी से पीटते थे। कोचू मारिया की हंसी में वह थोड़ी क्रूर आवाज थी जो कभी कभी छोटे बच्चों की हंसी में होती है। सारा दिन वे ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे। बेबी कोचम्मा लंबी भुजाओं वाली प्लांटर की कुर्सी या चेज लॉन्ग पर, अपने पैरों की स्थिति के आधार पर, कोचू मारिया उसके बगल में फर्श पर, जब भी संभव होता चैनल सफिंग करती। एक शोरगुल वाले टेलीविजन सन्नाटे में एक साथ बंद। एक के बाल बर्फ की तरह सफेद थे, दूसरे के रंगे कोयले के काले रंग के। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
विज्ञापित सभी छूटों का लाभ उठाया और 2 मौकों पर एक टी-शर्ट और एक थमस फ्लास्क जीता जिसे बेबी कोचम्मा ने अपनी अलमारी में बंद करके रखा था। बेबी कोचम्मा को एम घर बहुत पसंद था और वह फर्नीचर बहुत पसंद करती थी जो उसे बाकी सभी से ज्यादा जीने के बाद विरासत में मिला था। मम्माची का वायलिन और वायलिन स्टैंड, ऊटी की अलमारियां, प्लास्टिक की टोकरी वाली कुर्सियां, दिल्ली के बिस्तर, वियना से आए ड्रेसिंग टेबल जिसमें टूटी हुई हाथी दांत की घुंडियां थीं, वेलुथा द्वारा बनाई गई शीशम की खाने की मेज। वह बीबीसी के अकाल और टेलीविजन युद्धों से डरी हुई थी, जिसका सामना उसने चैनल सफिंग के दौरान किया था। क्रांति और मार्क्सवादी लेनिनवादी खतरे के बारे में उसके पुराने डर नए टेलीविजन की बढ़ती संख्या के बारे में चिंताओं से फिर से जाग उठे थे। वह जातीय सफाई, अकाल और नरसंहार को अपने फर्नीचर के लिए सीधे खतरे के रूप में देखती थी। वह अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखती थी, जब तक कि वह उनका इस्तेमाल न कर रही हो। वह अपनी खिड़कियों का इस्तेमाल खास उद्देश्यों के लिए करती थी। ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए, दूध के लिए पैसे देने के लिए, एक फंसे हुए ततैया को बाहर निकालने के लिए, जिसे कोचू मारिया ने एक तौलिया के साथ घर के चारों ओर दौड़ाया था। उसने अपने उदास, रंग बिरंगे फ्रिज को भी बंद कर दिया, जहां उसने कोच्चू मारिया द्वारा कोट्टायम में बेस्ट बेकरी से लाए गए क्रीम बंस की अपनी हफ्ते भर की आपूर्ति रखी थी, और चावल के पानी की 2 बोतलें जो उसने साधारण पानी के बजाय पी ली थीं। बैफल ट्रे के नीचे, शेल्फ पर, उसने मम्माची की विलो पैटर्न डिनर सेवा से जो कुछ बचा था उसे रखा। उसने इंसुलिन की दर्जन भर बोतलें रखीं जो राहेल ने उसके लिए पनीर और मक्खन के डिब्बे में लाई थीं। उसे संदेह था कि इन दिनों मासूम और गोल गोल आंखें वाले भी क्रॉकरी के बदमाश, क्रीम बन के दीवाने, या आयातित इंसुलिन के लिए आयमनम में घूमने वाले मधुमेह के चोर हो सकते हैं। उसे जुड़वां बच्चों पर भी भरोसा नहीं था। वह उन्हें कुछ भी करने में सक्षम मानती थी। कुछ भी। उसने सोचा कि वे उनका उपहार भी चुरा सकते हैं, और एक पीड़ा के साथ महसूस किया कि वह कितनी जल्दी उन्हें एक बार फिर से एक इकाई के रूप में सोचने लगी थी। इतने सालों के बाद, अतीत को अपने ऊपर हावी न होने देने के दृढ़ निश्चय के साथ, उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। वह अपना वर्तमान वापस चुरा सकती है। उसने डाइनिंग टेबल पर खड़ी राहेल को देखा और उसी भयानक चुपके को देखा। बहुत शांत और बहुत शांत रहने की क्षमता जिसे एस्था ने महारत हासिल कर ली थी। बेबी कोचम्मा राहेल की चुप्पी से थोड़ा डरी हुई थी। तो, उसने कहा, उसकी आवाज तीखी, लड़खड़ाती हुई थी, तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तुम कब तक यहाँ रहोगी? क्या तुमने फैसला कर लिया है? राहेल ने कुछ कहने की कोशिश की। ये थका हुआ आया, टिन के टुकड़े की तरह। वह खिड़की के पास गई और उसे खोला, ताजी हवा में सांस लेने के लिए। जब तुम इसे बंद कर दो, बेबी कोचम्मा ने कहा, और अपना चेहरा अलमारी की तरह बंद कर लिया। तुम अब खिड़की से नदी नहीं देख सकते थे। तुम तब तक देख सकते थे, जब तक कि मम्माची ने पीछे के बरामदे को एम के पहले स्लाइडिंग फोल्डिंग दरवाजे से बंद नहीं कर दिया था। रेवरेंड ई. जॉन इपे और एलेयूटी अम्माची, एस्था और राहेल के परदादा परदादी के तेल चित्रों को पीछे के बरामदे से उतारकर सामने वाले बरामदे में रख दिया गया। वे अब वहां लटके हुए थे, लिटिल ब्लेस्ड वन और उनकी पत्नी, भरवा, माउंटेड बाइसन के सिर के दोनों ओर। रेवरेंड इपे ने नदी के बजाय सड़क के उस पार अपनी आत्मविश्वास भरी पूर्वज वाली मुस्कान बिखेरी। एलेयूटी अम्माची ज्यादा हिचकिचाती हुई दिखी, मानो वह मुड़ना चाहती थीं, लेकिन नहीं कर सकी। शायद उनके लिए नदी को छोड़ना इतना आसान नहीं था। अपनी आंखों से उन्होंने उस दिशा में देखा, जिस दिशा में उनके पति देख रहे थे।
अपने दिल से उन्होंने दूसरी ओर देखा। उनकी भारी, फीकी सोने की कुनुकू बालियां, लिटिल ब्लेस्ड वन की अच्छाई के प्रतीक, उनके कानों के लोबों को फैलाकर उनके कंधों तक लटक रही थीं। उसके कानों के छेदों से आप गर्म नदी और उसमें झुके काले पेड़ों को देख सकते थे, और मछुआरे अपनी नावों में, और मछलियां। हालांकि आप अब घर से नदी नहीं देख सकते थे। जैसे सीप में हमेशा समुद्र की भावना होती है, आयमेनम हाउस में अभी भी नदी की भावना थी। भागती हुई, लुढ़कती हुई, मछली तैरने जैसी भावना। डाइनिंग रूम की खिड़की से जहां वह खड़ी थी, अपने बालों में हवा के साथ, राहेल देख सकती थी कि बारिश की बूंदें जंग लगी टिन की छत पर गिर रही थीं, जो उनकी दादी की अचार बनाने वाली फैक्ट्री पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व हुआ करती थी। ये घर और नदी के बीच में थी। वे अचार, स्क्वैश, जैम, करी पाउडर और डिब्बाबंद अनानास बनाते थे, और केले का जैम, अवैध रूप से एफपीओ, खाद्य उत्पाद संगठन, द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद, क्योंकि उनके विनिर्देशों के अनुसार यह न तो जैम था और न ही जेली। जेली के लिए बहुत पतला और जैम के लिए बहुत गाढ़ा। उन्होंने कहा कि यह एक अस्पष्ट, वर्गीकरण रहित संगति है। उनकी पुस्तकों के अनुसार, अब पीछे मुड़कर देखें तो राहेल को ऐसा लगता है कि उनके परिवार को वर्गीकरण में जो कठिनाई थी, वह जैम जेली के सवाल से कहीं अधिक गहरी थी। शायद अम्मू, एस्ता और वह सबसे बुरे अपराधी थे। लेकिन ये सिर्फ वे ही नहीं थे। ये दूसरे भी थे। उन सभी ने नियम तोड़े। वे सभी निषिद्ध क्षेत्र में घुस गए। उन सभी ने उन कानूनों के साथ छेड़छाड़ की जो ये निर्धारित करते हैं कि किसे और कैसे प्यार किया जाना चाहिए, और कितना। वे कानून जो दादी को दादी, चाचा को चाचा, माताओं को माताओं, चचेरे भाई बहनों को चचेरे भाई बहन, जैम जैम और जेली जेली बनाते हैं। यह वह समय था जब चाचा पिता बन जाते थे, माताएं प्रेमी बन जाती थीं, और चचेरे भाई मर जाते थे और उनका अंतिम संस्कार होता था। यह वह समय था जब अकल्पनीय सोचनीय हो जाता था और असंभव वास्तव में घटित हो जाता था। सोफी मोल के अंतिम संस्कार से पहले ही पुलिस ने वेलुथा को खोज लिया था। उसकी भुजाओं पर रोंगटे खड़े हो गए थे जहां हथकड़ियां उसकी त्वचा को छू रही थीं। ठंडी हथकड़ियां जिनमें खट्टी धातु की गंध थी, स्टील की बस की रेल की तरह, और बस कंडक्टर के हाथों से उन्हें पकड़ने की गंध। सब कुछ खत्म होने के बाद, बेबी कोचम्मा ने कहा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, मानो उसका बोने और काटने से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने छोटे पैरों पर क्रॉस सिलाई कढ़ाई करने के लिए वापस लौटी। उसके छोटे पैर की उंगलियां कभी फर्श को नहीं छूती थीं। उसका विचार था कि एस्था को वापस लाया जाए। मार्गरेट कोचम्मा का अपनी बेटी की मौत पर दुख और कड़वाहट उसके अंदर एक क्रोधित झरने की तरह कुंडलित हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी मौका मिलता एस्था को थप्पड़ मारती थी। इंग्लैंड लौटने से पहले के दिनों में राहेल ने अम्मू को एस्था का छोटा ट्रंक पैक करते देखा। शायद वे सही हैं, अम्मू की फुसफुसाहट ने कहा। शायद एक लड़के को बाबा की जरूरत होती है। राहेल ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने हैदराबाद में एक जुड़वां विशेषज्ञ से सलाह ली। उसने जवाब में लिखा कि मोनोजायगोटिक जुड़वां बच्चों को अलग करना उचित नहीं है, लेकिन 2 अंडे वाले जुड़वां बच्चे सामान्य भाई बहनों से अलग नहीं होते हैं, और जबकि वे निश्चित रूप से प्राकृतिक संकट से पीड़ित होंगे जो टूटे हुए घरों के बच्चों को होता है, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी असामान्य नहीं। और इसलिए एस्था को उसके टिन के ट्रंक और उसके बेज और नुकीले जूतों के साथ खाकी होल्डॉल में लपेटकर ट्रेन में वापस लाया गया। प्रथम श्रेणी
मद्रास मेल में रात भर मद्रास और फिर मद्रास से कलकत्ता तक उनके पिता के एक दोस्त के साथ। उसके पास टमाटर सैंडविच के साथ एक टिफिन करियर था और एक ईगल फ्लास्क जिसमें एक चील है। उसके दिमाग में भयानक तस्वीरें थीं। बारिश, बहता हुआ, स्याही जैसा पानी और एक गंध, मीठी मीठी, हवा में उड़ते पुराने गुलाबों की तरह। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उसके अंदर एक बूढ़े आदमी के मुंह वाले एक युवा व्यक्ति की याद थी। एक सूजे हुए चेहरे और एक टूटी हुई उल्टी मुस्कान की याद। एक फैले हुए साफ तरल के पूल की जिसमें एक नंगी बल्ब प्रतिबिंबित होती थी। एक लाल आंख की जो खुल गई थी, भटक गई थी और फिर उसकी निगाह उस पर टिक गई थी। एस्था। और एस्था ने क्या किया था? उसने उस प्यारे चेहरे को देखा था और कहा था, हाँ, हाँ, यह वही था। एस्था का ऑक्टोपस शब्द नहीं समझ पाया। हाँ, हुवेइग से कोई मदद नहीं मिली। यह वहां, किसी तह या खांचे के अंदर, दाढ़ों के बीच आम के बाल की तरह फंसा हुआ था। इसे ढीला नहीं किया जा सकता था। विशुद्ध रूप से व्यवहारिक अर्थ में ये कहना शायद सही होगा कि यह सब तब शुरू हुआ जब सोफी मोल एमएनएम आई। शायद ये सच है कि चीजें एक दिन में बदल सकती हैं, कि कुछ दर्जन घंटे पूरे जीवन काल के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, तो उन कुछ दर्जन घंटों को जले हुए घर के बचे हुए अवशेषों की तरह जली हुई घड़ी, झुलसी हुई तस्वीर, झुलसा हुआ फर्नीचर खंडहरों से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। संरक्षित किया जाना चाहिए। उनका हिसाब लगाया जाना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं, साधारण चीजें, तोड़ फोड़ कर फिर से बनाई जानी चाहिए। नए अर्थों से ओतप्रोत। अचानक वे एक कहानी की सफेद हड्डियां बन जाती हैं। फिर भी, ये कहना कि यह सब तब शुरू हुआ जब सोफी मोल आयमनम आई। इसे देखने का सिर्फ एक तरीका है। इसी तरह, ये तर्क दिया जा सकता है कि यह वास्तव में हजारों साल पहले शुरू हुआ था। मार्क्सवादियों के आने से बहुत पहले, अंग्रेजों के मालाबार पर कब्जा करने से पहले, डचों के आरोहण से पहले, वास्को डी गामा के आने से पहले, जमोरिन के कालीकट पर विजय से पहले, पुर्तगालियों द्वारा मारे गए 3 बैंगनी वस्त्रधारी सीरियाई बिशप समुद्र में तैरते पाए गए। उनकी छाती पर कुंडलित समुद्री सांप सवार थे और उनकी उलझी हुई दाढ़ी में सीप बंधे हुए थे। ये तर्क दिया जा सकता है कि यह ईसाई धर्म के नाव में आने और चाय की थैली से चाय की तरह केरल में फैलने से बहुत पहले शुरू हुआ था। ये वास्तव में उन दिनों में शुरू हुआ जब प्रेम कानून बनाए गए थे। वे कानून जो यह निर्धारित करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए और कैसे और कितना। हालांकि, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, एक निराशाजनक व्यवहारिक दुनिया में, और यह था चैप्टर नंबर 1 का हिंदी अनुवाद। अगला एपिसोड जल्द ही जारी करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।